नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने यूरोप का नक्शा ही बदल के रख दिया। ये कहानी है इटली के एकीकरण की, एक ऐसा आंदोलन जिसे इतिहास में रिसॉर्जिमेंटो के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए, आज हम जिस इटली को यूरोप के सबसे खूबसूरत और ताकतवर देशों में गिनते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जी हाँ, एक वक्त था जब इटली नाम का कोई एक देश था ही नहीं। 19वीं सदी की शुरुआत में तो ये कई छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों का एक समूह भर था। कहीं पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था तो कहीं अलग अलग राजाओं का शासन। लेकिन इसी बिखरे हुए इटली को एक राष्ट्र बनाने के सपने ने एक महान आंदोलन को जन्म दिया। ये था इटली का पुनरुत्थान, जिसे इतालवी भाषा और इतिहास में कहा जाता है रिसोर्जिमेंटो। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है साल 1815 से वियना के कांग्रेस के ठीक बाद, जब इटली एक बंटी हुई जमीन थी। उस समय इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ था। सार्डिनिया पीडमोंट ही अकेला ऐसा राज्य था जहां किसी इतालवी राजघराने का शासन था। वहीं दक्षिण में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पर स्पेन के बोरबोन राजाओं का कब्जा था, बीच में पोप का शासन था, और उत्तर के जो सबसे अमीर इलाके थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया, वो तो सीधे सीधे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के कंट्रोल में थे। और असल में यही एकीकरण के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। इटली का एक बड़ा और जरूरी हिस्सा ऑस्ट्रिया के अधीन था। इसी विदेशी शासन के खिलाफ धीरे धीरे इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की आग भड़कने लगी और उन्होंने एक होकर एक संयुक्त इटली का सपना देखना शुरू कर दिया। अब इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए 3 महानायक सामने आए, जिन्हें इटली के एकीकरण की आत्मा, दिमाग और तलवार भी कहा जाता है। इनमें सबसे पहले थे जूसेप्पे मैत्सिनी, जिन्हें इस आंदोलन की आत्मा माना जाता है। मैत्सिनी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने एकीकरण का सपना सबसे पहले देखा। उन्होंने यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन बनाया। उनका सपना था एक आज़ाद, एक और लोकतांत्रिक इटली बनाने का। हालांकि उनकी कोशिशें फौरन कामयाब नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने इटली के नौजवानों के दिलों में राष्ट्रवाद की वो चिंगारी जला दी जो फिर कभी बुझ नहीं पाई। अब मंच पर आते हैं काउंट कैमिलो डी कवूर, इस मिशन के दिमाग। वो सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे और एक बेहद काबिल और चतुर राजनीतिज्ञ। कावूर की रणनीति, कूटनीति और युद्ध का एक बेहतरीन मिश्रण थी। उन्होंने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के साथ हाथ मिलाया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग की पूरी तैयारी की। 1859 में ये जंग हुई, जिसमें सार्डिनिया और फ्रांस जीते, और नतीजा ये हुआ कि लोम्बार्डी का इलाका सार्डिनिया को मिल गया। ये एकीकरण की राह में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और अब इस कहानी में एंट्री होती है जूसेप्पे गैरिबाल्डी की, इस आंदोलन की तलवार। गैरिबाल्डी एक महान सैनिक और क्रांतिकारी लीडर थे। उन्होंने रेड शर्ट्स के नाम से अपनी एक सेना बनाई, जिसमें सब अपनी मर्जी से शामिल हुए थे। 1860 में उन्होंने अपना मशहूर हजारों का अभियान शुरू किया और दक्षिण इटली के बड़े राज्य किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को जीत लिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, सत्ता अपने पास रखने के बजाय उन्होंने ये पूरा जीता हुआ इलाका सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। गैरिबाल्डी के इसी एक कदम ने इटली के एक राष्ट्र के तौर पर उभरने का रास्ता, समझिए, बिल्कुल साफ कर दिया। और फिर वो ऐतिहासिक साल आया 1861। सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एक हुए इटली का पहला राजा घोषित कर दिया गया। इटली अब एक देश बन चुका था, लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। 2 बहुत जरूरी हिस्से, वेनेशिया और रोम, अब भी इटली से बाहर थे। एकीकरण के आखिरी कदम अब बस कुछ ही दूर थे। 1866 में इटली ने उस वक्त की एक नई ताकत प्रशिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और वेनेशिया को भी हासिल कर लिया। फिर आया साल 1870, जब फ्रांस ने अपनी सेना रोम से हटाई तो इतालवी सेना ने रोम पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हो गया और 1871 में रोम को देश की राजधानी बना दिया गया। तो इस ऐतिहासिक एकीकरण का यूरोप पर आखिर असर क्या हुआ? इटली के एकीकरण ने यूरोप की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। जो इटली कभी सिर्फ एक भौगोलिक पहचान था, अब वो एक नया और शक्तिशाली देश बन चुका था। यूरोप के शक्ति संतुलन में एक नया खिलाड़ी आ गया था, और ये घटना
पूरे महाद्वीप में राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी मिसालों में से एक बन गई। चलिए अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से कुछ सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। इटालवी एकीकरण आंदोलन का नाम है रिज़ॉर्जिमेंटो। एकीकरण पूरा हुआ 1870 में। इटली के पहले राजा थे विक्टर एमानुएल द्वितीय और 3 सबसे अहम नेता थे ज्यूसेppe मैत्सिनी, काउंट कावूर और ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो ये एक सपना था जो मैत्सिनी के विचारों से शुरू हुआ था, जिसे कावूर ने अपनी रणनीति से आगे बढ़ाया और जिसे गैरिबाल्डी ने जंग के मैदान में जीता, और आखिरकार ये सपना एक एकीकृत इटली के जन्म के साथ पूरा हुआ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक विश्लेषणों के लिए HP एग्जाम मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।